जय हिंद साथियों। आज हम लोग सभी दोस्तों को जय हिंद। जितने भी लाइव वाले बच्चे हैं, गुड्डू जी, मुकेश जी, आदित्य रंजन, मनीष जी, खुशबू जी, प्रियांशी कुमारी, सबको जय हिंद। साथी, आज हम लोग पॉलिटी के दूसरा क्लास के बारे में जानेंगे, जिसमें हम पहला भाग 1 खत्म कर दिए, भाग 2 खत्म कर दिए हैं। आज भाग 3 की ओर चलेंगे। मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे, मूल अधिकार के बारे में जानेंगे। क्या मूल अधिकार के बारे में जानेंगे। तो जितने भी लाइव वाले बच्चे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लस में शेयर कर दें। एक आप लोग को सूचना है बीआईटी की तरफ से कि कल जो सीटेट का जो जितने भी बच्चे हैं उनका कल विदाई समारोह है और बीआईटी में प्रोग्राम रखा गया है। तो कल सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि 11 बजे आप 11 बजे ए में पहुंचने के कष्ट करेंगे बीआईटी मैथ विद कुंदन सर के ब्रांच पे। तो वहां पर प्रोग्राम रखा गया है जहां खाने पीने की व्यवस्था है, टेंशन मत लेना है। आइए, एंजॉय करिए, नाचिए, गाइए। तो यहाँ पर कल विदाई समारोह है सीटेड वाले बच्चे को। तो आज हम लोग चलिए टाइम को ना विलंब करते हुए, आदित्य रंजन जी बोल रहे हैं सर खाना भी रहेगा। बिल्कुल दोस्त, खाना की भी व्यवस्था है, टेंशन ना लीजिए। आइए, पहले अब हम देखते हैं मूल अधिकार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है। कितना? 3 के अंतर्गत आता है हम लोग का जो मूल अधिकार है। भाग 3 के अंतर्गत है जो मूल अधिकार को हम लोग विशेष रूप में जानेंगे। तो मूल अधिकार है जो 12 से 35 तक अनुच्छेद है, जो 12 से 35 अनुच्छेद तक ये जो मूल अधिकार के बारे में विवरण है। तो हम लोग पढ़ेंगे 12 से लेकर 35 तक हम लोग खाली मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग का मूल अधिकार क्या है, ये जानेंगे। तो आवाज में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है साथी? बताओ, आवाज जा रहा है क्लियर? अभी तक मात्र 150 लेकिन लाइव आए हैं, अभी बहुत लेकिन लाइव नहीं आए। दोस्त कहाँ हो तुम लोग? जल्दी अपने दोस्त के पास शेयर करो कि क्लास चालू हो गया है। ये आज हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो मूल अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना, देखिए यहाँ पर, तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इसे क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो जो ब्रिटेन के जो राजा थे, ब्रिटेन के राजा जॉन किंग थे। किंग जो 1235 में मूल अधिकार के बारे में ब्रिटेन के आम नागरिकों के बारे में बताए थे। जो जॉन किंग जो ब्रिटेन के राजा थे, जो आम नागरिकों के लिए मूल अधिकार की जो बात पर जो मूल अधिकार के बारे में अगर सर्वप्रथम अगर बात चर्चा किया गया तो ब्रिटेन के राजा जॉन किंग थे जो 1215 में ये बात को अपने ब्रिटेन देश में रखे थे। तो इन्हें इस भाग को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब बात किया जाए कि कांग्रेस अधिवेशन 1931 में कराची अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार ने मौलिक अधिकार का मांग किया, जिसे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया। कांग्रेस ने जो मूल अधिकार का जो मांग किया था वो 1931 में कराची अधिवेशन में किया था। मूल अधिकार का जो सर्वप्रथम बार मांग किया गया था मूल अधिकार का, तो 1931 में किया गया था। कराची अधिवेशन में कराया गया था।
अधिवेशन में कराया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है दोस्त, आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मूल अधिकार है, हम लोग का जो मूल अधिकार है, उसका सर्वप्रथम बार किस अधिवेशन में मांग किया गया था कि हम लोग का भी मूल अधिकार होना चाहिए। तो 1931 में जो कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें कहा गया कि मूल अधिकार, जिसका जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो उनका जो मांग किए थे कि हम लोग का मूल अधिकार के बारे में, हम लोग मूल अधिकार हम लोग को चाहिए, और वो कराची अधिवेशन में 1931 में कराया गया था। और जो सर्वप्रथम बार मांग किए थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू कराए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कराए थे। तो इन तमाम मुद्दों के बाद हम लोग अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद का जो इसमें है 12 से 35 तक है। उसके बाद देखिए जो हम लोग का जो मूल अधिकार था, जो पहले 7 था, कितने मूल अधिकार था, जो मौलिक अधिकार था हम लोग का, मौलिक अधिकार था जो हम लोग के 7 था, लेकिन अब वर्तमान में 6 है। कितना? वर्तमान में 6 है। वर्तमान में अब 6 है। पहले हम लोग को 7 पढ़ना था, लेकिन अब वर्तमान में इसे 6 कर दिया गया है। तो देखा जाए तो जो मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, कितनी? 7 थी, लेकिन अब वर्तमान में इसे 6 कर दिया गया है। तो एक वो कौन है जो उसे हटाया गया था? जो पहले था संपत्ति, जो हम लोग का संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार हम लोग का मौलिक अधिकार मानता था। पहले संपत्ति का अधिकार था जो पहले हम लोग के मौलिक अधिकार में आता था, लेकिन अब वो हम लोग का जो संपत्ति है मौलिक अधिकार नहीं रहा। मौलिक अधिकार हम लोग को नहीं रहा, संपत्ति हम लोग को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार हटा दिया गया। मौलिक अधिकार पूछेगा कि मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। देखिए अभी जो हम लोग का मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। 1978 के द्वारा जो हम लोग को संपत्ति था, संपत्ति इसको अधिकार हम लोग को खत्म हो गया, इसका अधिकार खत्म हो गया, मौलिक अधिकार खत्म हो गया। तो पहले थे 7, अब है 6। तो इन तमाम मुद्दों के बाद हम लोग अब चलेंगे वो 6 कौन कौन है जो हम लोग पढ़ेंगे। समानता का था, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा, संस्कृति, ये तमाम हम लोग ये 6 है वो लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। तो देखा जाए अब इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12। तो देखिए समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, लिखने से ज्यादा समझने की, क्योंकि पॉलिटी ऐसा चैप्टर है ना दोस्त, सब्जेक्ट कि आप लोग को समझने, पॉलिटी 100 में कम से कम लगता है आपको कि 85 बच्चे को पॉलिटी समझ में आता होगा। पॉलिटी बहुत टफ है दोस्त, पॉलिटी, लेकिन आप लोग को लगता होगा टफ है, लेकिन पॉलिटी आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। पॉलिटी को हम एक सरल रूप से बताएंगे जो आप लोग को समझने में बिल्कुल आसान होगा। तो देखा जाए अनुच्छेद जो 12 है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं। कौन? मौलिक अधिकार आते हैं। मौलिक अधिकार जो राज्य की परिभाषा, देखिए अनुच्छेद 12 है जो राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा, राज्य में जितने भी जो सरकारी जो सरकारी ऐसा संस्था है जो सब सरकार के, राज्य सरकार के अंदर में होता है। प्लेटफॉर्म रेलवे है जो वो राज्य के है, किसका? राज्य सरकार का है। वो मगध यूनिवर्सिटी, मगध हम लोग का हॉस्पिटल है, वो हम लोग का राज्य के सरकार, राज्य की का अधिकार में है। तो वही कहा जाता है कि जितने भी राज्य सरकार के वो तमाम ऐसे संस्था हैं, वैसे संस्था है जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, उसी को बारे में परिभाषा करता है। मान के चलिए हम लोग का जो गया प्लेटफॉर्म है, तो गया प्लेटफॉर्म किसी का प्राइवेट तो नहीं है, वो तो राज्य सरकार का है ना। तो वही परिभाषित करता है कि राज्य सरकार का परिभाषित करता है। अब बात किया जाए तो हम लोग का देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं आप लोग का, जो बोध गया हम लोग का हो गया, वो किसी का तो है ना, बोध गया किसी का बाप के तो नहीं है, वो
कि है किसी बाप का, तो बिल्कुल नहीं है। तू किसके अंडर में आता है? तो राज के अंडर में आता है ना, राज के अंडर में आता है। तो राज को परिभाषित करता है कि ये राज का ये संस्था है, राज का ये हॉस्पिटल है, राज का ये हम लोग का गया का प्लेटफॉर्म है। तो यही राज को परिभाषित करता है। तो यहाँ पर राज को परिभाषित, राज के अंतर्गत संसद, विधानमंडल तथा संसद के विधानमंडल द्वारा स्थापित सदस्य संस्था के दिया जाता है। जो हम लोग का जो संसद, विधानमंडल, इस सब जो है हम लोग का राज को परिभाषित करता है। तो अनुच्छेद 12 आप लोग का क्लियर होना चाहिए कि जो देखा जाए तो देखिए दोस्त, 12-13 ऐसा है ना जो हम लोग को पढ़ना है, उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन जो हम लोग 13 से पढ़ेंगे ना, 12, 13, 14 से जो हम लोग पढ़ेंगे ना, वो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बारे में हम लोग विशेष रूप से बताएंगे, एकदम विशेष रूप से गहना क्वेश्चन। देखिए तो यही अनुच्छेद होता है जहां से छूट जाता है। तो अनुच्छेद 12 आप लोग का क्लियर हो जाना चाहिए। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज का परिभाषित, तो राज के परिभाषित मतलब बता ही देंगे। कोई भी पूछेगा तो बोलेगा कि राज्य सरकार के अंडर वो सभी संस्था जो आते हैं वो राज को परिभाषित करते हैं। जैसे में एग्जांपल में हम रेलवे हो गया और राज के अंतर्गत, वो हम लोग का मगध, यहाँ देखा जाए मगध हॉस्पिटल है, वो हम लोग के राज को परिभाषित करता है। बोध गया हो गया, वो राज को परिभाषित करता है। उसके बाद अनुच्छेद 13 के बारे में देखेंगे तो 13 कहता है, यह अनुच्छेद कहता है कि संविधान लागू होने से पहले की कोई भी विधि या संविधान लागू होने के बाद बनाई गई कोई विधि मौलिक अधिकार को संपत्ति या समानता कर दिया, वह विधि मानने के बावजूद। तो यहाँ पर दे या मूल अमेरिका के संविधान से विशेषता। तो अनुच्छेद जो हम लोग अनुच्छेद 13 को देखेंगे, हम लोग जब 14, 15, 16, 17 पढ़ेंगे तो अभी इस बात को आएगा समझ में। अनुच्छेद 13 को हम लोग रखते हैं साइड में। 13 तभी समझ में आएगा जब हम लोग 14, 15, 16, 17, 18 पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, विधि के समक्ष। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष विधि के समक्ष का अधिकार, विधि के समक्ष का अधिकार, विधि के समक्ष के अधिकार। तो विधि मतलब समझ सकते हैं, विधि के समक्ष के अधिकार। बताइए, कोई बताइए, विधि के समक्ष के अधिकार का मतलब बताइए आप लोग, बिल्कुल बताइए। देख बताइए। अनुच्छेद जो 14 है हम लोग का, जो विधि के समक्ष अधिकार देता है। विधि का समक्ष अधिकार मतलब समझ सकते हैं कि जो हम लोग का विधि के समक्ष, तो मुकेश जी, हाँ साथी बस बने रहिए ऐसे ही, बिल्कुल आपका ध्यान है हम पे, टेंशन ना लीजिए। हेलो साथी, बताएंगे जितने भी लोग हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि अनुच्छेद जो 14 है कहता है विधि के समक्ष अधिकार। विधि के समक्ष अधिकार में, विधि के समक्ष अधिकार में 2 गो पॉइंट है। देखिए यहाँ पे विधि के समक्ष में 2 गो अधिकार है। एक वो है कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, और दूसरा पॉइंट है जो कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण। तो दोस्त यहाँ पर देखा जाए कि कानून के समक्ष समानता जो है वो क्या है। तो कानून के समक्ष समानता कि कानून है, जो भारत के जो कानून है वो सभी के लिए समान है। आप देखे होंगे कि जब
जज जहां पर बैठता है, जज जहां पर बैठता है उसके बगल में एक खड़ी रहती है तराजू लेके, ऐसे तराजू लेकर ऐसे खड़ी रहती है और एक हाथ में ऐसे तराजू ले रहती है और एक हाथ में तलवार और बीच में पट्टी बांधे रहती है। वो सीधे कहता है कि चाहे तुम कुछ भी हो, चाहे तो तुम मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे सामने जो भी तुम गलती करेगा उसे सीधे काट दिया जाएगा। तो यही आप देखे हो कोर्ट में कि जो जहां पर जज बैठता है उसके बगल में जज बैठता है, उसके बगल में काला पट्टी बांध के, जो काला पट्टी बांधे रहती है और एक हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार ले रहती है। तो उसका कहना है कि जो कानून है, कानून के समझ समानता, कानून सभी के लिए समान है। मान के चलिए कि एक हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, एक मेरी मान के चलिए एक मेरी बहन है, ठीक है, मान के चलिए एक हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हम आपको देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, एगो हम हो गए, एक गांव की महिला हो गया, क्या एक हम हो गए, एक गांव की महिला हो गया। मान के चलिए कि गांव में एक मेरी दीदी रहती है, कौन, मान के चलिए कि गांव में एक मेरी दीदी रहती है, ठीक है, वो बिल्कुल एकदम अनपढ़ है, बिल्कुल अनपढ़ है और हम एक पढ़े लिखे हैं, हम एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो बताइए इससे बढ़िया है कि आप एकदम सीधे एकदम आपको समझ में आएगा। आप मुकेश अंबानी के बारे में समझते हैं, मुकेश अंबानी हो गया, एक हम हो गया, ठीक है, मुकेश अंबानी एक हम, ये मुकेश अंबानी हो गया और ये हम हो गए, ये रवि हो गया, ये रवि हो गया। तो मान के चलिए कि जो मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी और जो रवि है, तो मुकेश अंबानी का जो बेटा है, बेटा मान के चलिए उसका जो बेटा है वो तो एक अच्छे ही घर में पढ़े बड़ा होगा। मान के चलिए कि ये कुछ गलती करता है, ये कुछ गलती करता है, इसका बेटा ये खुद कुछ गलती करता है, तो इस और मान के चलिए ये हम है, बिल्कुल मान के चलिए बिल्कुल हम ना अनपढ़ एकदम बिल्कुल अनपढ़ है। मान के चलिए कि हम भी जौन गलती ये किया है, मान के चलिए किसी का हत्या कर दिया है और मान के चलिए कि हम भी किसी का हत्या कर दिया है, लेकिन पढ़े लिखे हो के व्यक्ति ये काम कर सकता है, काम कर दिया, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति है ये काम कर दिया। लेकिन यहाँ पर सोचा जाए तो एक पढ़ा व्यक्ति था मुकेश अंबानी जो एक काम किया, और एक अनपढ़ हम थे जो एक गलती से काम, ये हमको बिल्कुल नहीं पता था कि अगर हम इसको मार देंगे तो हमको ये सजा होगा, क्योंकि एकदम बिल्कुल हम अनपढ़ हैं, जबकि जानते भर में कि अगर हम मारेंगे तो हम पर कुछ धारा लगावा जाएगा जिसके अंतर्गत हमारा जेल हो सकता है। लेकिन ये तो बड़ा आदमी है, ये बड़ा आदमी जॉन कॉन ये किया है, जॉन कॉन हम किया है, तो यहाँ पर ये नहीं ना है कि ये बड़ा आदमी है तो इसे कानून माफ कर देगा और हमें जेल में डाल देगा, ये तो गलत है। तो यही कहता है अनुच्छेद 14 कि विधि के समझ अधिकार, कानून सभी के लिए क्या है, बराबर है, कानून बराबर है। अगर इसे 5 साल का सजा होता है तो इसे भी 5 साल का सजा हो सकता है, इसे भी 5 साल का सजा हो सकता है। यही यहाँ पर देखा जाए जो कानून के समझ जो समानता अधिकार है वो ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि जो विधि के समझ अधिकार है उसमें कानून के समझ समानता का अधिकार, कानून के समझ समानता का अधिकार ये कहां से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है। पहले ब्रिटेन में था, ये सब जितना भी जो मूल अधिकार था जो सब ब्रिटेन से था, ब्रिटेन में। तो जब भारत भी ब्रिटेन से ही लिया, उसके बाद जो दूसरा है और इसे सर्वप्रथम बराबर जो चर्चा किया था डीज ने किया था सर्वप्रथम बार कानून के समझ समानता का अधिकार के बारे में बताए थे। उसके बाद जो दूसरा है कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण, कानून जो है सभी के लिए समान संरक्षण प्रदान करता है। क्या? सभी के लिए समान संरक्षण प्रदान करता है। जो कानून का समान संरक्षण है वो अमेरिका से लिया गया है। कहां से? अमेरिका से लिया गया है। तो ये 2 पॉइंट है जो हमेशा
यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो कानून का समान संरक्षण है वो कहां से लिया गया है। तो कानून का समान संरक्षण है जो अमेरिका से लिया गया है, और कानून के जो समक्ष समानता का अधिकार है वो ब्रिटेन से लिया गया, तो अनुच्छेद आपको जो 14 है वो क्लियर हो गया होगा। बताइए दोस्त कमेंट वाला जितने भी हैं कि अनुच्छेद 14 बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए वो मुकेश जी कह रहे हैं कि सर नहीं मुकेश जी, बिल्कुल ये आप बिल्कुल कंफ्यूज में ना रहिए, ब्रिटेन से ही लिया गया है, ब्रिटेन से ही लिया गया, आप गलत पढ़ लिए होंगे। जय हिंद साथी। देखो दोस्त, अगर तुम्हें कुछ पाना है ना दोस्त तो कुछ तुमको खोना पड़ेगा। दुनिया बहुत आगे निकल गया है दोस्त, इसीलिए बोलते हैं कि बेकार टाइम पर मत ध्यान दीजिए, सिर्फ पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए। आपको बुरा लग रहा होगा कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो भी तो सक्सेस नहीं है। सर देखो दोस्त, टीचर एक ऐसा है ना, जो टीचर वहां पर आ जाता है, टीचर एक रोड है, जो रोड पर विद्यार्थी आता है और टीचर तरफ से चला जाता है पढ़ के और नौकरी लेके, तो वही हम लोग एक रोड है, हम लोग पर से कितना लोग गुजरेगा ये हम खुद भी नहीं जानते हैं। तो बस मेहनत करिए, मेहनत करने का दिखावा मत करिए। पता नहीं है जब आप घर से गया से अब घर जाइएगा तो माँ जो अपनी माँ की जो अंगूठी थी वो गिरवी रखी नहीं मिलेगा आपको माँ बाप पठाया है तो बहुत आशा लगा कर पठाया दोस्त कि मेरा बेटा गया में कुछ करेगा, मेरा बेटा कुछ पटना में करेगा। तो बस हम ज्यादा नहीं कहेंगे साथी, हम यही कहेंगे कि मेहनत करो, मेहनत करने का दिखावा मत करो, अपना टारगेट अपना लक्ष्य किसी को मत बताओ। अगर तुम्हें मूर्ख मानता है लोग के तुम यही ना, तुमसे कोई पूछेगा कि क्या चीज का तैयारी करता है तो सीधे बोलना कि नहीं बस पढ़ते हैं, बस पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी नहीं करते, बस पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चीज में हो जाएगा वो चीज में हम ज्वाइन कर लेंगे। इसको किसी को मत बताओ कि हम ये चीज के बारे में तैयारी करते हैं, क्योंकि लोग पैर खींचने के लिए बहुत तैयार होते हैं। अगर तुम बोल देगा कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी बोल रहे हैं, तो सीधे पैर खींचेगा कि चलो ना यूपीएससी की क्यों तैयार कर रहा है, चलो दरोगा की तैयारी करते हैं। सीधे वो पैर आपको लक्ष्य को पीछे कर देता है दोस्त। पता है एगो मेरे ही जो मेरे साथ में ही रहता है, पार्टनर है, वो आया बेचारा यहाँ सीजीएल की तैयारी करने है। उसके पास बात किया जाए तो उसके पास उसके पिताजी हैं जो अपना जमीन को गिरवी रख के यहाँ बेटा को पढ़ाया है, बेटा को बैठाया कि मेरा बेटा कुछ करेगा। लेकिन हम लोग भी उसको बताते रहते कि दोस्त ऐसे ना ऐसे करो, पढ़ने लिखने में ठीक है साथी। वो जो है हम लोग के साथ में रहता है, वो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, उसको हम बताते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। तो हम लोग भी सक्सेस उतना सक्सेस नहीं है जितना हम आप लोग को बता रहे हैं, लेकिन उतना आपको बता सकते हैं कि आप सही रास्ता पर जाएंगे। बस और क्या कहें दोस्त, बस हम सिर्फ यही बात बोलेंगे, तुम अपनी माँ के आंख को एक बार देखना हो, अपने पिताजी को आंख को देखना हो। बहुत आंख जो तुम्हारी माँ और पिताजी का आंख है ना, वो बहुत आशा करके बैठा हुआ है कि मेरा बेटा कब वर्दी पहन के आएगा, मेरा बेटा कब डॉक्टर बन के आएगा, मेरा बेटा कब दरोगा बन के आएगा, मेरा बेटा कब फौज बन के आएगा। बस यही आशा पता है। वो बहुत गांव में सभी लोग बोलते रहता है कि मेरा बेटा गया पढ़ने कुछ बन के आएगा। उसके साथ विश्वासघात मत करना दोस्त। जो भी अपनी माँ को रुलाया है, जो भी अपने माँ को रुलाया माँ बाप को, वो दुनिया में कभी नहीं सक्सेस हो सकता है दोस्त। इसीलिए बोलते हैं दुनिया में अगर किसी को खुशी रखना है तो अपनी माँ बाप को खुश रखो, किसी का ख्याल ही करना है तो अपनी माँ बाप का ख्याल करो, किसी के बारे में किसी पे पैसा ही तुम्हें खर्च करना है तो अपनी माँ बाप के अपने सपनों में पैसा खर्च करो, बेकार के पैसे मत खर्च करो दोस्त। और कुछ नहीं, बस हम यही कहेंगे, टाइम ना बिलोंग करते, बस बताना पड़ता है। वो दोस्त है जो बोल रहा है कि सर क्या करें, समझ में नहीं कुछ आता है, तो दोस्त हम बस यही बोलेंगे कि आप बस मेहनत करते जाइए, आपको कुछ नहीं, बस मेहनत करते जाइए। पता है जब बाज को आप देखे हैं, जब पानी पड़ता है तो पूरा पंछी होता है जो अपने घोंसले की ओर आता है, लेकिन बाज उसी पानी में
आसमान को चीरते हुए एकदम बारिश में ऊपर जाता है और कहता है तुम बरसो, कितना बरसेगा, एक दिन तुम्हें खत्म तो होना ही होगा। और वो जाकर आसमान को फाड़ता, जब सारा चिड़िया घोंसला में आ जाता है तब बाज वही बरसात के मौसम में एकदम। तो अगर तुम्हें राजा बनना है तो भिखारी की तरह मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें राजा की तरह जीना है तो तुम्हें भिखारी की तरह पहले मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें एक हासिल प्राप्त होगा। अगर देखो जिंदगी हो चाहे गाड़ी, जिंदगी हो चाहे गाड़ी, बदलेगा वही जो समय समय पर गियर चेंज करेगा, न तो ऐसे ही रह जाएगा। चलिए आर्टिकल हम लोग 15 पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 15 का था कि धर्म जाति वेश लिंग जन। धर्म के इसमें जो है, धर्म के अगर आपको धर्म के आधार पर आपको छुआछूत नहीं, आपको धर्म के आधार पर कि आप इस धर्म के हैं, आपके बारे में हम आरक्षण ना दे सकते हैं। धर्म हो गया, जाति के आप नहीं किसी को छुआछूत मान सकते हैं कि आप इस जाति से हैं, तो ये सब बिल्कुल गलती है। तो इसमें धर्म के बारे में बताया, जाति से अब कौन से वंश से करते हैं, इसका विरोध नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात आपको बताएं तो सबसे पहले आप कौन मान के चलिए कि आप ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं तो और हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ये नहीं कि हम उससे हम बिल्कुल दूर रहेंगे, उससे हम लड़ाई करेंगे कि तुम ईसाई धर्म का हो और हम तुमको नहीं देखना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर कानून को पता चलेगा तो आपको कड़ी सजा भी हो सकता है। अगर मान के चलिए कि मान के चलिए आप भुइयां जाति के हैं और हम एक राजपूत हैं, एक पंडित हैं, तो आप भुइयां मेरे बगल में आके खड़ी हो गया, तो ये नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है कि तुम मेरे बगल में खड़ी हो गया। देखा है टाउन में ये सब अभी गांव में बचा हुआ है, जहां जो खांटी देहाती है वहां भी बचा हुआ है कि देखिए आ रहे हैं साहब जी, आ रहे हैं इस धर्म के लोग आ रहे हैं। आप टाउन में तो सीधे कौन है रे ससुरा 100 डायल करो सर, ये देखिए धर्म जाति भेदभाव के प्रति पर भेदभाव करता है। तो आप देखिए धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, वंश के आधार पर ही नहीं, वंश के आधार पर मतलब समझे मेरे, मान के चले हम इस वंश से बिलोंग करते हैं और वंश से तुम्हें अगर लड़ाई था पहले और हमसे विरोध करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो ये बिल्कुल गलती है। और एक लिंग, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का है और एक लड़की है, तो इसके बारे में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। फिर आप जन्म स्थान में मान के चलिए, जन्म स्थान पता है, जन्म स्थान मान के चलिए कि आपको एक खास जगह जन्म हुआ, जैसे मान के चलिए जम्मू कश्मीर में आपका जन्म हुआ है और एक हमें बिहार में जन्म हुआ है, तो वो जन्म कि आप तुम जम्मू कश्मीर को हो और हम बिहार के हैं, तो इसके तमाम ऐसे हैं जो इसके आरक्षण में हम लोग गलत नहीं बोल सकते हैं। तो इसके अगर इसके भेदभाव करेंगे तो हम लोग को सजा भी हो सकता है। तो अनुच्छेद अब देखेंगे 16, अनुच्छेद 16 का तहत लोक नियोजन की समानता, लोक नियोजन की समानता, जाति लिंग आरक्षण, लोक नियोजन की समानता। आपको उतना ही अधिकार है नौकरी लेने में जितना कि सभी व्यक्ति को। तो यहाँ पर है कि लोक नियोजन मतलब कि सभी को नौकरी लेने का अधिकार बराबर है, सभी को पढ़ने का अधिकार बराबर है, सभी को खेल कूदने में अधिकार बराबर है। तो यहाँ पर यही कहता है कि जाति कुछ भी हो, कोई भी जाति हो, उसे नौकरी लेने में उतना ही संरक्षण मिलेगा जितना आम लोगों का मिलता है, चाहे जितना भी। आप देखे हैं कि हम ये जात के हैं और तुम उस जात के हैं, तो हमें नौकरी नहीं मिलेगा, लेकिन उसे 50% का आरक्षण मिलता है। मान लीजिए एसी है और एसटी, तो यहाँ पर मिलता ना कि हरिजन लोग हैं, आप लोग को 10% 50% आरक्षण मिला है, लेकिन मिला है उसको आरक्षण, ये बात सही है, उसे आरक्षण मिला है, लेकिन आपको नहीं मिला है, फिर भी आपको उतना ही अधिकार है जितना उसके 50% आरक्षण मिलने के बाद उसको नौकरी लेने का अधिकार है, उतना भी हमको तक भी अधिकार है। अगर वो पीओसी कर सकता है तो हम भी यूपीएससी कर सकते हैं, अगर वो सचिवालय सहायक का तैयारी करता है तो हम भी सचिवालय सहायक का तैयारी करेंगे। अब मतलब इतना बात करें लोक नियोजन का, जो हम लोग का मतलब समानता उतना ही है जितना 50% आरक्षण हरिजन लोग को मिला है। हरिजन को जितना मतलब
उतना ही हम लोग का भी आरक्षण है। अब यहाँ पर लिंग के आधार पर किया जाए, लिंग के आधार पर अब देखोगे कि लिंग के आधार पर भी होता है आरक्षण। वहां पर फिर आरक्षण जो इन लोगों का है जो 50% का आरक्षण देता है, जाति के आधार पर 50% का आरक्षण देता है। तो यहाँ पर लोक नियोजन का मतलब सीधी सी बात है, ये आपको सभी जितना पढ़ाई लिखाई में, जितना नौकरी लेने में सभी का आरक्षण है, उतना आपका भी आरक्षण है। इसके बाद आर्टिकल 17 देखेंगे, अनुच्छेद 17 के बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। पहले जानते थे बहुत छुआछूत का भेदभाव रहता था कि तुम इस कास्ट को हो, तुम इस कास्ट से, तुम हमसे दूर रहो, ये सब। तो 17 में अनुच्छेद में सिद्ध कहा गया छुआछूत के अंत कर दिया गया है। पहले आप लोग जानते होंगे कि जो बहुत हम लोग का जो पहले वाला पीढ़ी था वो छुआछूत से बहुत डरते थे। मान के चलिए कि हम रविदास हैं और एक बगल में पंडित खड़ी है, पंडित खड़ी है, तो सीधे वो कह गए ससुरा हटो ना, तुम यहाँ पर सट जाएगा हमको। मैं ये पहले मतलब छुआछूत का जो पहले प्रचलन था बहुत ही अधिक था छुआछूत का, उसका अंत किया गया है। तो सीधी सी बात है कि अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अंत किया गया है, छुआछूत का अंत किया गया है। अब वैसा किसी में भेदभाव नहीं रख सकते हैं कि तुम इस जाति से हो, तुमसे हम दूर रहेंगे। अगर कानून को पता चल जाएगा तो आप पर कार्रवाई हो सकता है। तो यही अनुच्छेद 17 कहता है कि छुआछूत का अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत का अंत। उसके बाद आर्टिकल 18 देखेंगे तो उपाधि का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधि का अंत 18 अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधि। पहले आप लोग जानते थे कि उपाधि लगा हो रहता था। महात्मा गांधी थे, कौन? महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि मिला, केसर ए हिंद का मिला, केसर ए हिंद का उपाधि मिला। तो पहले तमाम ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें उपाधि मिलता था। केसर ए हिंद का उपाधि था, उन्हें महात्मा का उपाधि मिला था, केसर ए हिंद का उपाधि मिला था। मतलब तमाम, अगर पहले की बात किया जाए तो पहले उपाधि मिलता था, उसी का अब अंत कर दिया गया है। उपाधि अब मिलता है जो 3 क्षेत्र में मिलता है। एक शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा आपको, एक पुलिस के क्षेत्र में मिलेगा, एक सेना के क्षेत्र में मिलेगा। ये 3 ऐसे हैं, ये 3 जहां आप लोग को उपाधि मिलेगा, 3 जहां आप लोग को उपाधि मिल सकता है। अब शिक्षा, अब पढ़ लिख कर अपने आगे इंजीनियर लगा सकते हैं, डॉक्टर लगा सकते हैं। अब देखे हैं कि जो एक मान के चलिए कोई व्यक्ति है वो एमबीबीएस कर रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, और एमबीबीएस करेगा तब उसके आगे तो डॉक्टर लगेगा ही। तो आप पढ़ लिख कर भी डॉक्टर बन सकते हैं। फिर आपको पुलिस, दूसरा हो गया पुलिस, और फिर पढ़ लिख कर इंजीनियर, तो ER लगा सकते हैं, इंजीनियर के अंत में BR भी लगा सकते हैं, बेरोजगार इंजीनियर, BR भी लगा सकते हैं। इंजीनियर का अंत, इंजीनियर के जो पद होता है उसके आगे 2 को लग सकता है। आप ER भी लगा सकते हैं और BR, ER से इंजीनियर हो गया और BR से बेरोजगार। आप इंजीनियर कर ले तैयो आप बेरोजगार हैं। तो एक बार के सब बात बता रहे हैं। ट्रेन में सफर कर रहे थे, जा रहे थे, यही रांची जा रहे थे, तो एक बगल में हम लोग का जो एक बूढ़ा बैठा हुआ था और उसके साथ में एक बच्चा था। तो जो चाय बेचने वाला था वो आया, तो वो गेम खेल रहा था मोबाइल में, तो बोला कि बेटा पढ़ ले, न तो तुमको भी ऐसी चाय बेचना पड़ेगा। चाय वाला गुस्सा आ गया, तुम किसको बोला चाय वाला? हम बीटेक के लिए हैं, हम बीटेक करके चाय बेच रहे हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि इंजीनियर में आप 2 को लगा सकते हैं, ER भी लगा सकते हैं और BR भी लगा सकते हैं। क्या अमरनाथ जी गलत बोल रहे हैं? समझ जाइए, आप इंजीनियर ER लगाना चाहते हैं कि BR लगाना चाहते हैं? एक तो देखिए, तो यहाँ पर फिर है
कौन? पुलिस। पुलिस में आप भी उपाधि लगा सकते हैं, दरोगा साहब, आईपीएस दरोगा साहब आ रहे हैं, डीआईजी साहब आ रहे हैं, एसपी साहब आ रहे हैं। कभी सुने? अब मान के चलिए आप एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम में जो आता है इंक्वायरी, वो कौची, मान के चलिए पुलिस आता है, तो टीचर कौची कहता है? पुलिस का नाम तो नहीं जानता रहता, दरोगा जी आ रहे हैं, दरोगा जी आ रहे हैं, दरोगा साहब आ रहे हैं। तब दरोगा, तो आप एक तमाम मतलब पुलिस के क्षेत्र में भी आप लगा सकते हैं। क्लियर है ना आप लोग का पॉइंट? पहला हो गया शिक्षा, दूसरा पुलिस हो गया। पुलिस, तो पुलिस में भी आप लोग देखे, आपको सीधी पॉइंट, आपके घर में अगर कोई आता है, ठीक है, ये गया है, गया तो एसपी कोठी गया देख रहे हैं, गया डीएम ऑफिस देख रहे हैं, तो उन लोगों को तो हम जो जितना भी हो तो है एसपी है, एसपी, तो उनका तो हम नाम तो नहीं जान रहे हैं, नाम नहीं ना जान रहे हैं, लेकिन वो अगर अभी आवेगा तो हम कहेंगे कि गया के एसपी आया है, एसपी साहब आया है, तो उसका उपाधि आगे लगल है, उसका नाम के आगे उपाधि लगा हुआ है, तो उपाधि आप पढ़ के शिक्षा से जाके शिक्षा के क्षेत्र में आप उपाधि लगा सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपाधि लगा सकते हैं। और जो तीसरा हुआ सेना के क्षेत्र में, तीसरा सेना के क्षेत्र में आप उपाधि लगा सकते हैं, कमांडो, कमांडो, कमांडो देखें ना, जो सेना होता है उसमें कमांडो होता है, फिर मेजर होता है, मेजर, फिर देखा जाए तो फिर देखिए तो यहाँ पर सेना के भी क्षेत्र में भी आप आगे लगा सकते हैं, कमांडो का लगा सकते हैं, मेजर होता है ना, जो मेजर, ये सब तमाम जो सेना के क्षेत्र में भी आप हो गया, बीएसएफ हो गया, तो आप लगा सकते हैं। जो आप सेना में देखे ना कि मेजर साहब आ रहे हैं, मेजर साहब आ रहे हैं, तो सेना के क्षेत्र में भी लगा सकते हैं आप कि तीन गो ऐसे हो गए जो आप शिक्षा, पुलिस, सेना उपाधि अपना लगा सकते हैं। लेकिन अब तीन ही क्षेत्र में लगाया जाता है, ये नहीं कि आप तो इन तीन क्षेत्रों में पुलिस, सेना क्षेत्र में लगा सकते हैं, शिक्षा क्षेत्र में लगा सकते हैं, पुलिस क्षेत्र में लगा सकते हैं। इन तीनों क्षेत्र में आपको छूट दिया गया है लगाने के लिए उपाधि, इन तीनों क्षेत्र में छूट दिया गया है उपाधि। कर्नल, हाँ देखिए कर्नल, जो सेना में कर्नल होता ना है, वो कर्नल, यही भुला रहे थे थोड़ा, जो सेना में जो कर्नल होता है, कर्नल, ये आप कर्नल का उपाधि लगा सकते हैं। मान के चले कि अमरनाथ कर्नल है, तो जो बोलते हैं ना कि कर्नल साहब आ रहे हैं, तो हम अमरनाथ जी का तो नाम नहीं ना जान रहे हैं, सीधे बोलते हैं कि जो सेना का कर्नल है वो आ रहा है, सेना के कर्नल है जो आ रहा है, तो ये नाम के आगे क्या हुआ? उपाधि हुआ। तो वही उपाधि तीन क्षेत्र में छूट दिया गया है कि अपने नाम के आगे उपाधि लगा सकते हैं। आजकल तो बेरोजगार है वो भी, मान लीजिए आजकल जो देखिएगा फेसबुक पर दिन भर टोटो चलाता है, लेकिन वो आगे लगे ले डीआर डॉक्टर, आगे लगे ले ईआर इंजीनियर, तो मतलब उपाधि मतलब वो भी मान के चले तो वो बिल्कुल गलत है। फिर इसके बाद देखेंगे विधि के समक्ष समानता का अधिकार को हम बता दिए। अनुच्छेद 18 आप लोगों को क्लियर है? अब अनुच्छेद 19 कहता है कि वर्तमान में यह अनुच्छेद 6 प्रकार का स्वतंत्रता का बात करता है। वर्तमान में आपको बताए थे ना कि जो हम लोग का जो मूल अधिकार था, जो पहले कितना था? 7 था। कितना? 7 था। देखिएगा पहले कितना था? 7 था, लेकिन इसे घटाकर कितना कर दिया गया? 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें संपत्ति को हटा दिया गया। संपत्ति का अब हम लोग का मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार से हम लोग का हटा दिया गया। पहले हम लोग का मूल अधिकार था, लेकिन अब वो सरकार का हो गया। जब चाहेगा आपको घर को तोड़ सकता है, आपको पैसा देके। मान के चलिए ये आपका रोड के बगल में घर है, तो अगर ये रोड को वो लाना चाहता है तो आपको घर को आपको पैसा देके वो तोड़ सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार नहीं आपका है, वो आपका मौलिक अधिकार नहीं कि मेरा मौलिक अधिकार, वो हटा दिया गया है। तो वही जो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया, वो सरकारी कर दिया गया। तो एक 6 पढ़ेंगे हम, पर जो देखा जाए तो 19 अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 19 कहता है, देख के बताना,
पहला है कि अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भी रुक जाइए पॉइंट बताते हैं भैया, थोड़ा सा 40 थोड़ा सा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, थोड़ा सा रुकिए ना, लिखिए ना पॉइंट। हाँ कितने कर नहीं कुछ कर रहा रोकिए ना थोड़ा सा, पॉइंट पर देखा जाए तो हम आर्टिकल 19 के बारे में आप लोग को बता रहे थे। तो आर्टिकल 19 से हम लोग का जो कहता है मूल अधिकार, जो 6 मूल अधिकार है उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 6 में। तो आर्टिकल 6 कहता है कि देखिए आर्टिकल 6 में है, आर्टिकल 19 कहता है कि जो वर्तमान में अनुच्छेद 6 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है, जो स्वतंत्र, जो हम लोग को 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उसी के बारे में बात करता है। तो देखा जाए तो 6 कौन कौन है, देखिए पहला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब समझते हैं, बताइए मनीष जी बताइए अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की मतलब हो गया कि आपकी बोलने के लिए स्वतंत्र है, आप बोलने के लिए स्वतंत्र है, आप पुतला जलाने के लिए स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति मतलब सीधी सी बात है कि आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं, बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, पुतला जलाने के लिए स्वतंत्र हैं, झंडा फहराने के लिए स्वतंत्र हैं, एवं सूचना का अधिकार देने के लिए स्वतंत्र हैं। झंडा फहराने का आप देखते होंगे कि जब स्टेडियम में मैच होता होगा तो एक अमेरिका का है और एक भारत का होता है इधर, तो यहाँ पर दोनों देश का जो झंडा होता है वो लहराते रहता है ऐसे करके, ऐसे करते। तो हम लोग का जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब बोलने का स्वतंत्रता है, हम कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सही बोलना है, ये नहीं कि गलत बोल दीजिएगा, बिल्कुल कहीं भी आप कुछ भी बोल सकते हैं, बस बिल्कुल सही बोलना है खाली। फिर है आप झंडा फहराने का स्वतंत्रता है, झंडा फहराने का स्वतंत्रता है। उसके बाद पुतला जलाने का स्वतंत्रता है, आप पुतला जला सकते हैं किसी को, आप स्वतंत्र हैं। मोदी जी का पुतला आप रोड पे जला सकते हैं, स्वतंत्र है, उसके लिए आप लोग को कोई भी आपको सजा नहीं हो सकता है, आप बिल्कुल फ्री हैं। उसके बाद है सभा करने का अधिकार, आप सभा कर सकते हैं, आप सभा कर सकते हैं। जैसे मैं अभी मेरा क्लास में इतना मान के चलिए, मेरे क्लास में भी कितना सुबह से शाम तक लेकिन आता है 1000 लेकिन आता है, ठीक है। तो मेरे क्लास में एक दिन बोलेंगे हम सभी स्टूडेंट के कि कल आना है, संडे है, एक सभा करेंगे, तो सभा करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ये नहीं कि पुलिस या कोई हमको सरकार रोकेगा कि आप तुम सभा क्यों कर रहा, लेकिन हथियार वर्जित है। हथियार सभा में अगर आप सभा कर रहे हैं तो आप हथियार नहीं ला सकते हैं, हथियार नहीं ला सकते हैं। सभा के जहां सभा किया जाता है वहां अधिकार नहीं ला सकते, लेकिन आप ला सकते हैं। जब कब ला सकते हैं, जब आपका लाइसेंस ही होगा, जब आपको सरकार लाइसेंस देगा। मान के चलिए आप इस सभा हो रहा है तो कोई विधायक है, कोई विधायक आता है तो उसके साथ जो गार्ड होता है उसके साथ आता ना है, तो वो मतलब सरकार के द्वारा आदेश लेके आप सभा में हथियार को ला सकते हैं। तो यही कहता है सभा करने का अधिकार। फिर आपको चारों ओर भ्रमण करने का अधिकार, भारत में चारों ओर भ्रमण करने का अधिकार, भारत में चारों ओर, भारत में आप भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो। कभी ऐसा आपको बोला गया है मनोज जी कि आप दिल्ली नहीं जाइए, आप दिल्ली को घूमना मना है, बोला गया है नहीं ना। तो ये आप भारत में स्वतंत्र हैं, आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। भारत में ही नहीं, पूरा देश में आप भ्रमण कर सकते हैं, चाहे इंग्लैंड जा सकते हैं, चाहे अमेरिका जा सकते हैं, चाहे सऊदी अरब जा सकते हैं, पाकिस्तान को छोड़कर आप सभी जगह जा सकते हैं। पाकिस्तान में जाइएगा तो आपको हम लोग ना बता सकते हैं कि आप वहां बढ़िया से घूम पाइएगा या ना पाइएगा, लेकिन आप पाकिस्तान को छोड़ा कर उन सभी देश में आपको घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए स्वतंत्र है। उसके बाद है भारत में कहीं भी बस जाने का स्वतंत्र है, भारत में आप कहीं भी बस सकते हैं। मान के चलिए भी मेरा घर बिहार में है और मेरे पास पूरा संपत्ति है, पूरा संपत्ति धन दौलत है, और हम चाहेंगे कि हम जाकर कहाँ, दिल्ली में बसे, तो दिल्ली में बसने के लिए हमें किसी से ऑर्डर लेना पड़ेगा, किसी से ऑर्डर लेना पड़ेगा,
डायरेक्ट मेरे पास पैसा रहेगा, वहां जाएंगे, वो फ्लाइट देखेंगे बढ़िया सा दम, वहां जो सभी पार्क हो, किचन हो, बाथरूम, मतलब तमाम देखकर वहां सीधे लेंगे और वहां के निवासी बन जाएंगे, वहां के निवासी बन जाएंगे। तो वही कहता है कि जो हम लोग को चारों ओर भ्रमण करने का जो है भ्रमण करने का अधिकार है। फिर कहता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो अर्जित है, संपत्ति आप कितना अर्जित करते हैं इसका भी आपको अधिकार है, संपत्ति का अधिकार अर्जित करने का। और जो हम लोग का जो छठा है, छठा व्यवसाय करने का अधिकार। अब भारत में कहीं भी व्यवसाय करने का अधिकार, भारत में आप कहां भी, भारत के कोई कोना में, भारत के कोई कोना में आप व्यवसाय कर सकते हैं। व्यवसाय मतलब आप तो समझ रहे हैं, बताइए व्यवसाय रोजगार अपना। हाँ, रोजगार, क्या रोजगार। अब भारत के कोई कोना में जाकर आप रोजगार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, अपना रोजगार को खोल सकते हैं, अपना फैक्ट्री खोल सकते हैं, अपना फैक्ट्री खोल सकते हैं। भारत के कोई कोना में आप व्यवसाय कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 20 कहता है, अनुच्छेद आप लोग का क्लियर है, देख लेते हैं थोड़ा कमेंट तो। अनुच्छेद देखिए बिल्कुल सबके क्लियर है। अनुच्छेद 20 कहता है, अनुच्छेद आर्टिकल 20 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी है, कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे 3 प्रकार का आरक्षण दिया जाएगा। कितना? 3 प्रकार का आरक्षण दिया जाएगा, 3 प्रकार का आरक्षण दिया जाएगा। मान के चलिए कि आप अमरनाथ जी हैं, आपको पुलिस आया, आपको गिरफ्तार करके ले चला गया, तो आपको किस वजह से ले गया? आप तो पूछ सकते हैं ना कि आप हमको किस वजह से आप हमें गिरफ्तार किया। तो ये 3 प्रकार का आप लोग को आपका आरक्षण दिया गया है कि आप पुलिस से यह पूछ सकते हैं कि अपराधी जिस समय अपराध कर रहा था उसी समय कानून के हिसाब से सजा दिया जाएगा। मान के चलिए ये आप अपराधी कर रहे थे, चोरी कर रहे हैं, क्या चोरी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, तो आपको चोरी कर रहे थे तो उसी हिसाब से आपको सजा दिया जाएगा, उसी हिसाब से आपको सजा दिया जाएगा। ये नहीं कि आप छोटा सा कांड किए हैं उसके लिए 2 साल का सजा दिए जाए, तो ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो हम लोग को जो 3 प्रकार आरक्षण है, और जो दूसरा का था अपराधी को एक गलती के लिए एक ही सजा दिया जाएगा। आप चोरी किए तो आप तो एक ही गलत काम किए जी, आप एक ही गलत काम किए। इन आप एक दोषी के लिए एक ही सजा। आप एक दोषी आप चाहे जितना भी कर लीजिए, आपको एक ही सजा नहीं मिलेगा। मान के चलिए कि आप हमको मार दिए और एक और व्यक्ति को मार दिए, ठीक है? आप हमको मार दिए और आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाता है, तो आपको एक ही सजा न देगा, सिर्फ मेरे बदले ना, ये नहीं कि और किसी के जो बगल में वो कांड हुआ है उसके बदले भी आपको सजा देगा, ये नहीं। और जो तीसरा अपराधी को स्वयं खिलाफ गवाही देने का, अपराधी को मनपसंद वकील रखने का। तीसरा है अगर अपराधी चाहेगा कि हम जैसा वकील रखें वैसा वो रख सकता है। तो हम लोग का 3 पॉइंट क्लियर होना चाहिए। पहला है कि दोषी को 3 प्रकार का आरक्षण दिया जाता है, दोषी को 3 प्रकार का आरक्षण दिया जाता है। आप जौन समय आप अपराध करते हैं उसी अपराध के हिसाब को आपको सजा दिया जाए, और एक सजा के बदले एक, जो दूसरा पॉइंट है, एक सजा के बदले एक कानून दिया जाए। और जो तीसरा जो आप मनपसंद वकील रखने के आपका अधिकार है। ये 3 मूल जो 3 वो है, जो आर्टिकल 20 में यही कहा गया है कि दोषी को 3 प्रकार का आरक्षण दिया जा सकता है। तो मैथ के सर आ गए हैं, तो कुंदन सर आए हुए हैं, तो देखिए, तो आप लोग का पढ़ाएंगे, अब मैथ का क्लास चलेगा। तो ये आप जाते बस आप लोग एक सूचना दे देते हैं कि दोस्त कल बीआईटी में आप लोग का भी प्रोग्राम रखा गया है, जो 11 बजे से है, शुरू से बता दिए थे और क्लास में बता रहे।
कल बीआईटी में मैथविद कुंदन सर के ब्रांच पे यहाँ जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ ब्रांच पे 11:30 बजे से सीटेट का विदाई समारोह है। सीटेट जो विद्यार्थी थे उन्हें सिलेबस खत्म हो गया है, उन लोग का विदाई समारोह है। तो कल एक प्रोग्राम छोटा सा रखा गया है और उसमें आप लोग को टेंशन लीजिए, खाने पीने सबकी लिए व्यवस्था है, प्लस में नाचने के लिए भी आप लोग का व्यवस्था है। मतलब मूल अधिकार जितना है आप लोग का आप यहाँ यूज कर सकते हैं। मूल अधिकार वही आप पढ़े मूल अधिकार और कल अपना मूल अधिकार यहाँ आकर कर सकते हैं। आपको मन जो भी करे आकर कर सकते हैं। तो जाते जाते कहते हैं दोस्त कि मंजिल पर बस ध्यान रखो दोस्त, मंजिल पर बस ध्यान रखो, मंजिल तुम्हें मिलेगी ही। मंजिल पर बस ध्यान रखो, मंजिल तुम्हें मिलेगी ही। बस मेहनत खामोशिया से करते जाओ, बस मेहनत खामोशी से करते जाओ, मेहनत करने का दिखावा मत करो दोस्त। जय हिंद साथी।